हेलो स्टूडेंट्स, एनएस क्लासेज में आपका स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन के बारे में मैंने कल बता दिया था आपको कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है, साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या है और साइक्लोट्रॉन की बनावट क्या है। तो अब थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है। कि वह युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से निम्न ऊर्जा के कण कौन कौन से होते हैं। आपके पास में हो गया प्रोटॉन, उसके पश्चात आपके पास में क्या हो गया न्यूट्रॉन, और उसके पश्चात कौन सा हो गया अल्फा कण। आदि कणों को उच्च ऊर्जा से क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, या निम्न ऊर्जा के कणों को उच्च ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो वह युक्ति या उपकरण क्या कहलाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि वह उपकरण या युक्ति जिसकी सहायता से भारी धनावेशित कण कौन कौन से हैं आपके पास में, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण आदि को उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान की जाती है। वो पहले मान लिया उनकी गतिज ऊर्जा क्या है, निम्न है, फिर उनको क्या किया जाता है, उनको उच्च गतिज ऊर्जा प्रदान की जाती है। क्या कहलाता है, साइक्लोट्रॉन कहलाता है। सेकंड जो टॉपिक था अपना इसके अंदर साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। तो साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत क्या कहता है कि साइक्लोट्रॉन के अंदर भारी धनावेशित कण को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखा जाता है, और उस शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धनावेशित कण के ऊपर क्या लगता है, विद्युत चुंबकत्व बल लगता है। क्या लगता है, विद्युत चुंबकत्व बल लगता है, जिसके कारण ये भारी धनावेशी जो कण है ये वर्ताकार पथ के अंदर क्या करने लगता है, गति करने लगता है, और वर्ताकार पथ के अंदर ये बार बार क्या करता है, गति करता है। जब ये बार बार गति करता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है, और गतिज ऊर्जा जब इसकी अधिकतम होती है तो इसको क्या करते हैं, साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल लेते हैं, और साइक्लोट्रॉन से बाहर निकाल कर क्या करते हैं, इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया के निर्माण के लिए किया जाता है। तो अब अगला जो अपना था इस साइक्लोट्रॉन की बनावट। साइक्लोट्रॉन की बनावट के अंदर कल मैंने आपको समझाया था कि साइक्लोट्रॉन के अंदर दो अर्धवर्ताकार अंग्रेजी अक्षर डी के भांति खाली पात्र होते हैं। साइक्लोट्रॉन के अंदर दो अर्धवर्ताकार अंग्रेजी अक्षर डी के भांति क्या होते, दो खाली पात्र होते हैं। इन दोनों पात्रों को अल्प दूरी के ऊपर, इनके मध्य अल्प दूरी रखी जाती है। अल्प दूरी के ऊपर क्या किया जाता है, व्यास के समांतर रखा जाता है। किसके समांतर रखा जाता है, व्यास के समांतर रखा जाता है, तथा इन दोनों को क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। जो ये आपके पास दोनों खाली पात्र हैं, इन दोनों खाली पात्रों को क्या कहते हैं, डीज कहते हैं। और इन दोनों डीज को क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ दिया, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, अल्टरनेटिव करंट से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तथा इनके ऊपर दोनों तरफ लंबवत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया जाता है। एन और एस, इन दोनों डीज के ऊपर क्या लगाया जाता है, शक्तिशाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है, तथा दोनों डीज के मध्य भारी धनावेशित कण का जो स्रोत है वो एस रख दिया जाता है। अब आपके पास में यहां पे क्वेश्चन बनता है कि आपके पास में अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा स्रोत क्या प्रदान करता है और चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रदान करता है। तो ध्यान देना भाई, आपके पास में जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत एसी है वो इस भारी धनावेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु आपके पास में इसके ऊपर लंबवत लगा हुआ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसको क्या करता है, वर्ताकार पथ के अंदर गति करवाता है।
उससे आगे ध्यान से समझना, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि आपके पास में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को कहां जोड़ा जाता है और चुंबकीय क्षेत्र को कहां लगाया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को दोनों डीज के मध्य लगाया जाता है और आपके पास में जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र है उसको उसके दोनों डीज के लंबवत ऊपर की ओर लगाया जाता है। अब अगला टॉपिक आता है साइक्लोट्रॉन की कार्यप्रणाली। साइक्लोट्रॉन की कार्यप्रणाली। अब साइक्लोट्रॉन कैसे कार्य करता है अच्छे से समझना कि आपके पास में साइक्लोट्रॉन के अंदर कितने डीज होते हैं, 2 डीज होते हैं। 2 अर्धवर्ताकार खाली पात्र होते हैं जिनको डीज कहा जाता है, 2 डीज होते हैं। दोनों डीज के मध्य क्या रखा होता है, एक भारी धनावेशित कण स्रोत रखा होता है और इसके ऊपर क्या लगा है, एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत रखा है और इसके दोनों तरफ क्या लगा रखा है, लंबवत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है। तो यहां चित्र बना रहा हूं दोबारा से। आपके पास में एक साइक्लोट्रॉन है और इस साइक्लोट्रॉन के अंदर आपके पास इसके मध्य क्या रखा हुआ है, एक भारी धनावेशित कण उत्पन्न करने वाला स्रोत रखा हुआ है और इस साइक्लोट्रॉन को किससे जोड़ा गया है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा गया है। अब आपके पास में इसके लंबवत ऊपर और नीचे क्या लगाया गया है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। तो अब इसकी कार्यप्रणाली को अच्छे से समझना। जब साइक्लोट्रॉन के अंदर दोनों डीज को किससे जोड़ा जाता है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, तो आपके पास में साइक्लोट्रॉन के दोनों डीज के मध्य क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। दोबारा से समझना, जब दोनों डीज को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तब दोनों डीज के मध्य क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और आपके पास में यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है इसकी ध्रुवता लगातार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में स्रोत कैसा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है और प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की ध्रुवता लगातार क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती जो धारा है वो 2 भागों के अंदर क्या होती है, प्रवाहित होती है। आधा धनात्मक भाग होता है, आधा क्या होता है, ऋणात्मक भाग होता है। तो आपके पास में यहाँ पे इसके अंदर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है एस, यहाँ पे क्या है आपके पास में भारी धनावेशित कण उत्पन्न करने वाला क्या है, स्रोत है। अब माना आपके पास में प्रारंभ के अंदर आपके पास में जो डीज है वो क्या है, धनात्मक है और आपके पास में जो डीज D2 है, D1 धनात्मक है और D2 क्या है, ऋणात्मक है। तो आपके पास में धनावेशित जो कण है वो किसकी ओर आकर्षित होता है, D2 की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि इस कण के ऊपर भी कौन सा आवेश है, धनात्मक आवेश है। तो ये किसकी ओर आकर्षित होता है, D2 की ओर आकर्षित होता है। परंतु हमने D2 के ऊपर दोनों तरफ लंबवत क्या लगा रखा है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है। इस कारण से आपके पास में ये जो धनात्मक आवेशित कण है ये क्या करने लगता है, वर्ताकार पथ के अंदर गति करने लगता है और वर्ताकार पथ के अंदर गति करता हुआ कहां पहुंच जाता है, D2 की दूसरी सतह के ऊपर पहुंच जाता है। उसी समय आपके पास क्या होता है, दोनों डीज की ध्रुवता क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। पहले ये जो डीज D1 था वो क्या था, धनात्मक था और ये क्या है, D2 ऋणात्मक था। परंतु जैसे ही धनात्मक कण यहाँ पे पहुंचेगा तो आपके पास दोनों डीज की ध्रुवता क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। तब दोनों डीज की ध्रुवता परिवर्तित होती है तो D1 क्या हो जाता है, ऋणात्मक और D2 क्या हो जाता है, धनात्मक। तो यहां ध्यान देना कि आपके पास में धनावेशित कण क्या करता है, विद्युत क्षेत्र
को पार करता हुआ कहां पहुंच जाता है, D1 की ऊपरी सतह के ऊपर पहुंच जाता है। ये जैसे ही D1 की ऊपरी सतह के ऊपर पहुंचता है तो D1 के ऊपर भी हमने क्या लगा रखा है, एक शक्तिशाली लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है। फिर दोबारा से ये कण वर्ताकार पथ के अंदर गति करता हुआ कहां पहुंच जाता है, D1 की दूसरी सतह के ऊपर पहुंच जाता है। उसके पश्चात आपके पास दोनों डीज की ध्रुवता क्या हो जाती है, फिर से परिवर्तित हो जाती है। D1 क्या हो जाएगा, धनात्मक, और D2 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। फिर दोबारा से धनावेशित कण विद्युत क्षेत्र को पार करता हुआ कहां पहुंच जाता है, D2 की दूसरी सतह के ऊपर पहुंच जाता है। फिर D2 के ऊपर हमने क्या लगा रखा है, लंबवत चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, जिसके कारण ये क्या करता है, वर्ताकार पथ के अंदर गति करता हुआ D2 की क्या होता है, दूसरी सतह के ऊपर पहुंच जाता है। इस प्रकार से बार बार दोनों डीज की क्या ध्रुवता परिवर्तित होने के कारण आपके पास में ये जो धनात्मक आवेशित कण है वो क्या करता है, बार बार वर्ताकार पथ के अंदर गति करता है। यहां ध्यान देना, मैंने इसके बनावट के अंदर समझा दिया था कि जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है वो इस धनात्मक आवेशित कण को क्या प्रदान कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। परंतु आपके पास में जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, शक्तिशाली जो चुंबकीय क्षेत्र, वो क्या उत्पन्न कर रहा है, क्या प्रदान करता है इसको, इस कण को वर्ताकार पथ के अंदर क्या करवाता है, गति करवाता है। तो यहां पे ध्यान देना कि आपके पास में इस प्रकार से बार बार ये क्या करता है, वर्ताकार पथ के अंदर क्या करता है, चक्कर लगाता है, और ये एक चक्कर पूरा करने में क्या करता है, 2 बार विद्युत क्षेत्र से गुजरता है। क्योंकि आपके पास में यहां पे क्या लगा हुआ है, विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है। यहां से गति करता हुआ यहां पहुंचेगा तो एक बार विद्युत क्षेत्र से गुजरा, उसके पश्चात यहां से यहां गुजरेगा तो भी क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र से गुजरेगा। तो कहने का मतलब ये धनावेशित कण एक चक्कर पूरा करने में 2 बार क्या होता है, विद्युत क्षेत्र से क्या होता है, गुजरता है। 2 कहने का मतलब क्या है कि 2 बार ऊर्जा क्या करता है, ग्रहण करता है। तो आपके पास में ये बार बार विद्युत क्षेत्र से गुजरेगा तो इसकी ऊर्जा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। जब ऊर्जा के मान में वृद्धि होगी तो अब इसके वर्ताकार पथ के अंदर भी क्या होगी, वृद्धि होगी, और वर्ताकार पथ के अंदर वृद्धि होगी तो इसकी त्रिज्या के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और जब ये अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तब इस को क्या करते हैं, धनावेशित कण को साइक्लोट्रॉन की खिड़की से क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और इसका उपयोग कहां करते हैं, नाभिकीय संरचनाओं के अंदर किया जाता है। तो ये हो गया आपके पास में साइक्लोट्रॉन की बनावट। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर है कुछ भी नहीं, इसको ध्यान से समझोगे तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अब आपके पास में जो अगला टॉपिक है वो है आपके पास में साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण के प्राचल। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण के प्राचल या गणितीय विवेचना साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण के प्राचल या गणितीय विवेचना, इसके अंदर क्या क्या आता है कि आपके पास में आवेशित कण का वेग, आवेशित कण की त्रिज्या, उसके पश्चात आपके पास में आवेशित कण का आवर्तकाल, और उससे आगे आ जाएगा आवर्ती, कोणीय आवर्ती, और अधिकतम गतिज ऊर्जा, और लगाए गए चक्रों की संख्या। तो आपके पास में इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में आवेशित कण की त्रिज्या। आवेशित कण की त्रिज्या
आर। ध्यान से समझना, आवेशित कण की त्रिज्या क्या होगी। जब आपके पास में आवेशित कण वर्ताकार पथ के अंदर चक्कर लगाता है, तो इसे वर्ताकार पथ के अंदर चक्कर लगाने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और ये जो अभिकेंद्रीय बल है ये इसे कौन प्रदान करता है, चुंबकीय बल प्रदान करता है। इसलिए आपके पास में जो अभिकेंद्रीय बल होगा, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, mv² बटे कितना होता है, r, बराबर आपके पास में चुंबकीय बल क्या होगा, QV sin थीटा। अब आपके पास में जो चुंबकीय क्षेत्र लगा है वो क्या है, इसके लंबवत है, तो थीटा बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, और sin 90 का मान कितना होगा, 1 होगा। इसलिए आपके पास में अभिकेंद्रीय बल mv² बटे r बराबर कितना हो गया, QVB। v² से v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास में mv बराबर क्या हो जाएगा, QB और r। QB और R। हमें किसका मान निकालना है, त्रिज्या R का मान निकालना है, तो QB को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे, तो आपके पास में R बराबर क्या हो जाएगा, mv बटे कितना हो जाएगा, QB। ये किसका मान आ गया आपके पास में, आवेशित कण के वर्ताकार पथ की त्रिज्या, आवेशित कण के वर्ताकार पथ की त्रिज्या। अब आपके पास में इसके अंदर सेकंड आता है आवेशित कण का वेग। आवेशित कण का वेग, आवेशित कण का वेग क्या होगा, ध्यान से समझना। आपके पास में उसकी त्रिज्या r बराबर कितना है, mv² बटे कितना है, QB। तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1, तो यहां लिखेंगे समीकरण एक से किसका मान निकालना है, आपको वेग का मान निकालना है, तो QB को क्या करेंगे, इस साइड भेजेंगे, तो आपके पास में mv बराबर कितना हो जाएगा, QBr, और मान किसका निकालना है, वेग का, तो m को क्या करेंगे, उस साइड भेजेंगे, तो आपके पास में v बराबर क्या हो जाएगा, QBr बटे कितना हो गया, n। ये किसका मान आ गया आपके पास में, वेग का मान आ गया। अब उससे आगे जो थर्ड पॉइंट है वो है आपके पास में, थर्ड पॉइंट जो है वो है कण का आवर्तकाल, आवेशित कण का आवर्तकाल, आवेशित कण का आवर्तकाल T। अब आपके पास में आवर्तकाल क्या होता है, जब कोई कण वर्ताकार पथ के अंदर गति करता है तो आपके पास में आवर्तकाल T बराबर, इसकी साधारण सी जो डेफिनेशन होती है, आवर्तकाल T बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। आपके पास में कण वर्ताकार पथ के अंदर गति कर रहा है तो वर्ताकार पथ की क्या हो जाएगी, परिधि, तो आपके पास क्या होगा, 2 पाई r बटे कितना हो जाएगा, v। चाल कितनी है, v है, तो आपके पास t बराबर 2 पाई r बटे कितना हो गया, v हो गया। v का मान किसके अंदर है, समीकरण 2 से, तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 से क्या मान होगा आपके पास में, t बराबर हो जाएगा 2 पाई r बटे QBr बटे कितना हो गया, m। r से r कैंसिल हो गया, m क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 पाई m बटे कितना हो गया, QB। समीकरण नंबर कितना आ गया, 3। उससे आगे आवेशित कण की आवर्ती, आवेशित कण की आवर्ती, जो फोर्थ पॉइंट है वो है आवेशित कण की आवर्ती n। आवर्ती n क्या होगी, आवर्त काल के विक्रम मान को ही क्या कहते हैं, आवर्ती कहते हैं। इसलिए आपके पास में आवर्ती n बराबर क्या होगा, 1/t। t का मान कितना दे रखा है आपके पास में, 2 पाई m बटे कितना दे रखा है, QB दे रखा है, तो आपके पास क्या होगा, n बराबर 1/2 पाई m बटे कितना हो गया, QB। QB क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो n बराबर कितना होगा आपके पास में, QB बटे कितना हो जाएगा, 2 पाई m होगा।
ये किसका मान आ गया आपके पास में, आवेशित कण की आवर्ती। अब कोणीय आवर्ती निकाल सकते हैं, तो आपके पास में 5 जो पॉइंट है कोणीय आवर्ती ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है आपके पास में, 11th क्लास में हमने सीखा था कि आपके पास में ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एन। कोणीय आवर्ती और साधारण आवर्ती में हमने जो संबंध निकाला था ओमेगा बराबर 2 पाई एन। एन का मान कितना है आपके पास में, क्यूबी बटे 2 पाई एन। ये मान उठाकर यहां डालेंगे तो आपके पास में ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू क्यूबी बटे कितना हो जाएगा 2 पाई एन। 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास में ओमेगा बराबर कितना मान हो गया क्यूबी बटे एन। ये किसका मान आ गया आपके पास में, कोणीय आवर्ती ओमेगा का मान आ गया। अब इससे अगले वाला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। आवेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के। कौन सा पॉइंट है, छठा पॉइंट है, आवेशित कण की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के। किससे नोट करते हैं, ई के से। तो अब आपके पास में आवेशित कण की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी, ध्यान से समझना, किसी भी कण की अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है वो आपके पास ई के बराबर कितना होता है 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। क्योंकि यहां पे वी मैक्सिमम स्क्वायर क्या कर दिया, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अधिकतम गतिज ऊर्जा पूछी गई है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए उसका वेग भी क्या होगा, अधिकतम होगा। इसलिए आपके पास में v का मान कितना है, आपके पास में समीकरण 2 के अंदर देखना, v बराबर कितना है क्यू बी आर बटे एम। यहां लिख देंगे, चूंकि आपके पास में v बराबर कितना है क्यू बी आर बटे कितना है एम, तो v का मान उठाकर इस समीकरण के अंदर डालेंगे तो आपके पास में ई के बराबर होगा 1/2 एम गुणा यहां पे हो जाएगा क्यू बी आर बटे एम का होल स्क्वायर। अब आपके पास में ई के बराबर होगा 1/2 एम गुणा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा एम स्क्वायर। स्क्वायर से एम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ई के बराबर क्या मान हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे कितना आ गया आपके पास में एम आ गया, कितना आ गया एम। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है भैया, तो इसको सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा, या तो आपको निकालना आना चाहिए, निकालना नहीं आता है तो आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। ई के बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे एम। क्यू क्या है, आवेश है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, आर क्या है, वर्ताकार पथ की त्रिज्या है, और एम क्या है, यहाँ पे जो आवेश है उसका द्रव्यमान है। अब अपना जो अगला टॉपिक है इसमें 7वां, वो है कि आवेशित कण के द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या। सातवां जो पॉइंट है वो है आवेशित कण के चक्रों की संख्या। चक्रों की संख्या एन, कैपिटल एन। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, तो ध्यान से समझना कि आपके पास जब कोई आवेश Q V विभवांतर से गुजरता है, कितने विभवांतर से गुजरता है, V विभवांतर से। क्योंकि हमने साइक्लोट्रॉन के अंदर देखा था कि दोनों डीज के मध्य कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। जब कोई आवेश V विभवांतर से गुजरता है तब वह एक चक्कर पूरा करने में वह
2 बार विद्युत क्षेत्र से गुजरता है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के अंदर मैंने समझा दिया था कार्यप्रणाली के अंदर कि आपके पास में जो आवेश है वो एक चक्कर पूरा करने पर कितने बार, 2 बार विद्युत क्षेत्र से गुजरता है। तो आपके पास में 2 बार विद्युत क्षेत्र से गुजरेगा तो वह ऊर्जा भी कितनी बार ग्रहण करेगा, 2 बार ही ग्रहण करेगा। तो आपके पास में जब वह 2 बार ऊर्जा ग्रहण करेगा तो आपके पास में एक चक्कर पूरा करने में कुल ऊर्जा, यहां लिखेंगे एक चक्कर पूरा करने में कुल ऊर्जा। अब आपके पास में वह एक बार कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा, क्यूवी ऊर्जा ग्रहण करेगा। कितनी बार गुजर रहा है विद्युत क्षेत्र से, 2 बार गुजर रहा है, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास में, E बराबर हो जाएगा आपके पास में 2QV। 2 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 बार क्या हो रहा है, ये विद्युत क्षेत्र से गुजर रहा है। अब आपके पास ये जो ऊर्जा है, ये जो ऊर्जा है ये अधिकतम गतिज ऊर्जा की क्या होती है, समान होती है। यहां लिखेंगे ये ऊर्जा अधिकतम गतिज ऊर्जा के समान होती है, इसलिए आपके पास E बराबर क्या हो जाएगा, EK। और E बराबर कितना है आपके पास में 2QV। और आपके पास में E के बराबर कितना है, 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे कितना है, M है। तो बराबर हो जाएगा आपके पास 1/2, यहां हो जाएगा Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे कितना हो गया, M। अब यहां पे आपके पास में जो ये मान है, सॉरी इसमें इससे पहले थोड़ा सा और कर लेते हैं कि आपके पास में एक चक्कर को पूरा करने में कुल ऊर्जा का मान कितना है आपके पास, E बराबर 2QV है। यदि आपके पास में चक्रों की कुल संख्या कितनी है, N है। यहां लिख रहा हूं, यदि चक्रों की कुल संख्या N है तो आपके पास में जो कुल ऊर्जा होगी, कुल ऊर्जा क्या होगी आपके पास, E बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, एक चक्कर में कुल ऊर्जा गुणा चक्रों की संख्या, क्या हो जाएगा 2NQV। अब आपके पास में ये आ गया समीकरण नंबर 2। ये जो कुल ऊर्जा है ये अधिकतम गतिज ऊर्जा की क्या होती है, समान होती है। तो यहां ध्यान देना भैया, ये जो कुल ऊर्जा है ये अधिकतम गतिज ऊर्जा की क्या होती है, समान होती है। इसलिए आपके पास में क्या होगा, E बराबर हो जाएगा EK। E बराबर EK। E का मान कितना है आपके पास में 2NQV बराबर आपके पास EK का मान कितना है 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे M। तो हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा M। अब यहां पे आपके पास में मान किसका निकालना है, आवेशित कण के चक्रों की संख्या, बड़े कैपिटल M का मान निकालना है आपको। तो 2 को भी इस साइड भेजेंगे, Q को भी और V को भी इस साइड भेजेंगे। तो आपके पास में यहाँ पे N बराबर कितना हो जाएगा, 2 को इस साइड भेजेंगे, किस में जाएगा, भाग में। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, 1/4 और कितना हो जाएगा आपके पास में Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे MQV। अब यहाँ पे Q स्क्वायर से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास चक्रों की संख्या N बराबर कितना होगा 1/4 Q B स्क्वायर R स्क्वायर बटे कितना हो गया MV। ये मान किसका आ गया आपके पास में, आवेशित कण के चक्रों की संख्या। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है और अधिकतम गतिज ऊर्जा के ऊपर भी क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। या तो आपको निकालना आना चाहिए या फिर इनका सूत्र क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो अब अगला जो टॉपिक आपके पास में साइक्लोट्रॉन के उपयोग।
साइक्लोट्रॉन के उपयोग। तो ध्यान से समझना भैया, साइक्लोट्रॉन का फर्स्ट उपयोग क्या है कि हम साइक्लोट्रॉन का कहां उपयोग करते हैं? साइक्लोट्रॉन की सहायता से, साइक्लोट्रॉन की सहायता से नाभिकीय संरचनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। परमाणु के जो नाभिक होती है उसके संरचना का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और सेकंड जो इसका अनुप्रयोग है या उपयोग है वो क्या है? ध्यान से सुनना। साइक्लोट्रॉन की सहायता से रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न किया जाता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न किया जाता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग हम कहां करते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थों का उपयोग कैंसर जैसी बीमारियों के अंदर किया जाता है या उनका उपचार करने के लिए किया जाता है। तो दो उपयोग हो गए। पहला उपयोग क्या था आपके पास में? साइक्लोट्रॉन की सहायता से नाभिकीय संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। और सेकंड है साइक्लोट्रॉन की सहायता से रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न किया जाता है और जिनका उपयोग कैंसर जैसी बीमारियों में किया जाता है या उनके उपचार के लिए किया जाता है। तीसरा जो इसका उपयोग है वो अच्छा उपयोग है कि साइक्लोट्रॉन की सहायता से धनावेशित कणों को अन्य ठोसों के अंदर क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है। रोपित का मतलब उनके अंदर डाला जाता है। साइक्लोट्रॉन की सहायता से धनावेशित कणों को अन्य ठोसों में क्या किया जाता है? रोपित किया जाता है और नए पदार्थों को क्या किया जाता है? संश्लेषित किया जाता है, बनाया जाता है। ये कैसे करते हैं? क्योंकि साइक्लोट्रॉन के अंदर आपके पास में जो धनावेशित कण होता है वो अधिकतम क्या होता है? गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। जब उसको वहां से निकालकर किसी ठोस के अंदर डालेंगे तो आपके पास में जो बनने वाला जो पदार्थ है एक नया पदार्थ होगा। कैसा पदार्थ होगा? नया पदार्थ होगा। तो कहने का मतलब नए पदार्थों का क्या किया जाता है? संश्लेषण किया जाता है। अब आपके पास में इससे अगले वाला जो टॉपिक है वो है साइक्लोट्रॉन की कमियां या सीमा बंधन। साइक्लोट्रॉन की कमियां